अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की तौसीक के हवाले से वो फैसला जिसका 28 नवंबर से इंतज़ार किया जा रहा था, वो तफसीली फ़ैसला आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। और इस फैसले को तहरीर किया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने। और हमने आपको 2 हफ्ते पहले बता दिया था कि ये फैसला चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा तहरीर नहीं करेंगे। इसकी क्या वजूहात हैं? चीफ जस्टिस ने यह फैसला तहरीर क्यों नहीं किया? जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्यों तहरीर किया है? और आज के अदालती फैसले के बाद क्या कोई कन्फ्यूजन बाकी रह गई है कि हुकूमत को इस फैसले के आने के बाद कोई नज़रसानी दायर करने की ज़रूरत है या नहीं? और इसके अलावा जो फैसले में एक बात की गई है कि अगर हुकूमत 6 माह के अंदर कानून साजी नहीं कर पाती तो फिर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करें। इस बात का मतलब क्या है? इस बात को लिखने का मकसद क्या है? ये बात क्यों लिखी गई? तो नाज़रीन, आज का जो तफसीली फ़ैसला है पहले आपको वो बता देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या होगा इस फैसले के बाद। हुकूमत के लिए कितना आसान है ये लेजिस्लेशन करना जिसकी आज के तफसीली फ़ैसले में बात की गई है। क्या लॉ के अंदर अमेंडमेंट की जाएगी? क्या आइन के अंदर तरमीम की जाएगी, जो कि हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना हो तो उसके लिए जो 2/3 मेजॉरिटी है वो चाहिए होती। तो फिर आपको पीपी और नून लीग को साथ मिलाना होगा, उनको साथ शामिल किए बगैर ये लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। तो सबसे पहले नाज़रीन आपको बता देते हैं जो फ़ैसला लिखा गया है। ये 42 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है। एक तो इस फैसले में इस बात पर हैरानगी का इज़हार किया गया कि जब ये दरख्वास्त हमारे सामने ज़ेर समात आई, जो दरख्वास्त गुदार था उसकी जानिब से एक दरख्वास्त इल्तवा की लिख कर भिजवा दी गई अदालत में। उस दरख्वास्त के साथ ना तो कोई बयान हल्फी था, ना ही उस दरख्वास्त के ऊपर कोई दस्तखत थे, ना ही उस दरख्वास्त के ऊपर कोई तारीख लिखी हुई थी। और अदालत ने कहा कि हमने, क्योंकि उसके साथ कोई बयान हल्फी नहीं था, दस्तखत नहीं थे, तारीख नहीं थे उस इल्तवा की दरख्वास्त के ऊपर, हमने उस दरख्वास्त को जो है वो मुस्तरद कर दिया और इस मामले को आगे चलाया। अदालत अपने फ़ैसले में ये कहती है कि जब हमने इस मामले को टेकअप किया, 184(3) के तहत हमने ये मामला सुना, तो ये चीज़ सामने आई जो कि अदालत के लिए हैरान कुन थी कि आर्मी चीफ जिसके पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात होते हैं, एक बहुत बड़ा मर्तबा है, आर्मी चीफ जो पाक फ़ौज की कमांड करते हैं, आर्मी चीफ जो ज़िम्मेदार होते हैं फ़ौज में डिसिप्लिन के, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के, फ़ौज के मामलात चलाने के। और ख़ास तौर पर जब जंगी हालात पैदा होते हैं तो जंग की तैयारियों की ट्रेनिंग के हवाले से भी जो है तमाम तर जो ज़िम्मेदारी होती है वो आर्मी चीफ के ऊपर आयद होती है। तो बड़ा एक अहम ओहदा है पाक फ़ौज के हवाले से, पाक फ़ौज की कमांड के हवाले से ये फ़ैसले में इस बात को जो है वो एडमिट किया गया है। और वहाँ पर यह भी कहा गया कि अदालत के लिए बड़ा हैरान कुन था कि जो लॉ अदालत में पेश किए गए, आर्मी एक्ट का जो हवाला दिया गया, रेगुलेशन का जो हवाला दिया गया, इसमें किसी भी जगह के ऊपर आर्मी चीफ की अगर टेन्योर को देखा जाए वो भी रेगुलेट नहीं होता किसी लॉ के तहत। अगर एक्सटेंशन की बात की जाए तो लॉ के अंदर वो भी नहीं मौजूद, रेगुलेशन के अंदर वो मौजूद नहीं है। और अगर रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो ये चीज़ भी किसी जगह पर मौजूद नहीं है। तो इस पर अदालत ने कहा कि हमारे लिए बड़ा हैरान कुन था कि एक इतना बड़ा ओहदा जिसने पाक फ़ौज को चलाना होता है, कमांड करनी होती है, ट्रेनिंग करनी होती है, जंगी तैयारियां करानी होती है, उसको बगैर किसी रेगुलेशन के जो है वो रेगुलेट किया जा रहा था। तो ये बड़ा हमारे लिए हैरान कुन था। तो इसके लिए अदालत ने बताया कि हमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये बताया गया, हुकूमती वकील की जानिब से बताया गया कि जो टर्म है आर्मी चीफ की वो ट्रेडिशन के ऊपर चलती है, जो एक ट्रेडिशन आर्मी के अंदर चली आ रही है। तो इस पर अदालत ने ये लिखा है कि गो के जो टर्म है किसी भी जनरल लेवल के ऑफिसर की वो 3 साल तक मुतय्यन होती है, लेकिन ये ट्रेडिशन की बुनियाद के ऊपर है, एक रवायत जो चली आ रही है। लेकिन गो के ये ठीक है कि जिस जगह के ऊपर लॉ मौजूद ना हो, कानून मौजूद ना हो, वहाँ पर अनसर्टेनिटी जो होती है, जो बेयकीनी की सूरत हाल होती है, उसे दूर करने के लिए आप रवायत से मदद ले सकते हैं। लेकिन इतने बड़े ओहदे जो कि आर्मी चीफ का मनसब है, बहुत बड़ा बाख्तियार ओहदा है, पाकिस्तान के अवाम की जो सिक्योरिटी है उसे आर्मी चीफ ने देखना होता है। तो लिहाजा इस ओहदे को जो है वो कानून और रेगुलेशन के बगैर रेगुलेट नहीं होना चाहिए। और इसमें अदालत ने बताया कि जब हमने ये तमाम चीज़ें देखी और हमने बताया अटॉर्नी जनरल को कि बहुत सारी डेफिशिएंसीज मौजूद हैं और जो समरी वजारत दिफा ने आर्मी चीफ की तौसीक के हवाले से तैयार की थी वो बेमायनी है और उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि लॉ के अंदर कहीं भी एक्सटेंशन की या रीअपॉइंटमेंट की गुंजाइश नहीं है। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि हम ये यकीन दहानी कराते हैं अदालत को कि जो डेफिशिएंसीज मौजूद हैं
انہیں ہم 6 ماہ کے اندر دورو کر لیں گے اور 6 ماہ کے اندر اس حوالے سے لیجسلیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ سے کروا لی جائے گی، جس پر عدالت اپنے فیصلے میں یہ کہتی ہے کہ ہم نے اس یقین دہانی کے اوپر معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بھجوا دیا ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر لیجسلیشن کریں 6 ماہ کے اندر آرمی چیف کی توسیع کے حوالے سے، ان کی ٹرم کے حوالے سے، ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، ان کی ری اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، اور جو فوج میں اعلیٰ آفیسر ہوتے ہیں جو جنرل رینک کے ہوتے ہیں ان کی ٹرم کے حوالے سے جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، جو شرائط و ضوابط ہیں وہ طے کیے جائیں۔ اور یہ بھی کہا گیا اس عدالتی فیصلے میں، خاص طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کے حوالے سے، کہ انہیں 6 ماہ کے لیے ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ 6 ماہ تک اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہیں، اور ان کی جو موجودہ جو اپوائنٹمنٹ ہے جو حکومت نے کی ہے اس کے تسلسل کا انحصار پارلیمنٹ کی لیجسلیشن پر ہوگا، اور پارلیمنٹ اگر 6 ماہ کے اندر قانون سازی نہیں کر پاتی اور وہ قانون سازی کرنے میں حکومت ناکام ہوتی ہے تو اس صورت میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی بجائے کسی نئے آرمی چیف کو تعینات کیا جائے گا، اور صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر نیا آرمی چیف مقرر کریں گے۔ تو اس میں تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر حکومت ناکام ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس اتنے نمبرز ہیں کہ وہ کامیاب ہو پائے، یا حکومت کے پاس اتنے نمبر نہیں ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہو پائے گی، ناکام ہوگی۔ تو اس فیصلے میں سمپل لیجسلیشن کی بات کی گئی ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ کی بات کی گئی ہے، جو ایک مشکل بات کی جا رہی تھی کہ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو حکومت کے لیے مشکل ہوگی، تو اس فیصلے میں کسی جگہ پر بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی آرٹیکل 243 میں امینڈمنٹ کی بات جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اس میں سمپل جو لیجسلیشن ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، اس کی بات کی گئی ہے، اور اس لیجسلیشن کے ذریعے حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ٹرم بھی جو ہے وہ جو ٹینیور ہے وہ بھی ڈٹرمن کر دیں، ٹرم بھی ڈٹرمن کر دیں، ایکسٹینشن، ری اپوائنٹمنٹ، یہ تمام چیزیں آپ اس کا ڈٹرمن کر دیں۔ اور اس میں جو ہونا ہے، حکومت کے پاس سمپل میجورٹی اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہے، سینٹ کے اندر حکومت کے پاس نہیں ہے اس طرح کی میجورٹی جو کہ درکار ہے، لیکن پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن بلا کر اس مشکل کو جو ہے وہ حکومت آسان کر سکتی ہے۔ حکومت سمپل میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ قانون سازی جو ہے وہ کر سکتی ہے آسانی کے ساتھ۔ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا اعلان کیا تھا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نواز لیگ ہو، یا اور بھی سیاسی جماعت ہوں، کسی سیاسی جماعت کی جانب سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر اس طرح سے مخالفت نہیں کی گئی، بلکہ دبے الفاظ میں جو ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کی سپورٹ یا تائید ہی کی جاتی رہی۔ اور جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا تھا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، کسی کے دل میں کیا ہے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے مکمل طور پر جو ہے وہ خاموشی اس معاملے کے اوپر اختیار کی گئی۔ لیکن اگر تنقید کی گئی تو حکومت کی لیگل ٹیم کے اوپر تنقید گئی کہ حکومت کی لیگل ٹیم نے جو آرمی چیف کا جو مرتبہ ہے، جو منصب ہے، اس کی توقیر نہیں کی، اور ایک نوٹیفیکیشن جو جاری کرنا تھا وہ حکومت جو ہے، جو ان کے اوپر بائنڈنگ تھی، جو قانونی تقاضے تھے وہ پورے کر کے ایک نوٹیفیکیشن آرمی چیف کی توثیق کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ جاری نہیں کر پائی۔ تو اس قسم کی تنقید آئی، لیکن یہ توثیق کیوں دی جا رہی ہے؟ سپریم کورٹ نے 6 ماہ کے لیے کیوں آرمی چیف کو اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینے کی اجازت دی؟ اس حوالے سے کوئی سخت بیان یا مخالف بیان اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سامنے نہیں آیا۔ تو حکومت آسانی کے ساتھ کر سکتی ہے، لیکن چونکہ ایک آرمی چیف ایک منظم ادارہ ہے، ایک ڈسپلن ادارہ ہے، تو وہاں پر یہ بھی بات کی جاتی ہے دانش مندوں کی جانب سے، دانشوروں کی جانب سے، کہ اس پر ایک جوائنٹ اور متفقہ جو ہے وہ لیجسلیشن ہونی چاہیے، اور جوائنٹ لیجسلیشن ہو یا کنسنسن کے ساتھ ہو تو یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ حکومت باقاعدہ بات کر سکتی ہے اپوزیشن کے ساتھ، اور اس میں کوئی لے دے والی بات نہیں، جو ایک خدشے یا خوف کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہمیں یہ کنسیشن دے دیں، ہمارے کیسز ختم کر دیں، ہمیں NRO دے دیں، تو ایسی بات بظاہر لگتا نہیں ہے کہ اس پوزیشن میں اپوزیشن آ سکتی ہے کہ ایسے معاملے کے اوپر جس کی وہ خود مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ کہیں نہ کہیں ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے بیان دیے جاتے ہیں کہ آج جو سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے پاک فوج کی، وہی سپورٹ اپوزیشن جماعتیں یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی کسی نہ کسی طرح سے برابر کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو اس سے لگ یہ نہیں رہا کہ اگر کنسنسس کی بھی حکومت کی جانب سے اگر بات کی جاتی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو اس میں ساتھ ملایا جائے، تو اس میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کوئی بہت بڑی مخالفت دیکھنے کو سامنے آئے گی۔ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی اس حوالے سے ذرا بھی اس فیصلے میں نہیں کہا گیا کہ آپ 243 کے اندر امینڈمنٹ کریں، اس کے اندر ایکسٹینشن لکھیں، اس کے اندر ٹرم جو ہے وہ ٹینیور جو ہے وہ اس کو ڈٹرمن کریں، یا ری اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात नहीं की गई। हुकूमत को किसी तरह से भी जो है वो अपोजिशन का मरहून मिन्नत जो है वो इस फैसले के ज़रिए नहीं बनाया गया। और हुकूमत जो बात कर रही थी कि डिक्टेशन दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि इस किस्म की लेजिस्लेशन की जाए, तो इस फैसले को अगर हम देखते हैं तो इसमें कोई डिक्टेशन नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी हुकूमत की जानिब से कराई गई है कि हम ये कानून साजी करके लॉ के अंदर जो फ्लॉज हैं, जो सुकम्स हैं, उन्हें हम दूर करेंगे। ये तो नाज़रीन थी आज का फैसला। तो इस फैसले को पढ़ने के बाद लगता नहीं है कोई गुंजाइश कोई थोड़ी सी रहती है कि हुकूमत इस फैसले पर नज़र षानी के लिए जो है वो फैसला कर पाए। दूसरा, आज 16 नवंबर है और एक ऐसा वाक़या, दो बड़े दिल खराश कर देने वाले वाक़े हैं, एक सकूत ढाका और दूसरा APS का वाक़या। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान से पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया, वो भी बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन जो 16 दिसंबर 2014 को हुआ वो भी बहुत बड़ा सदमा था। और लेकिन ये एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया। इस फैसले के बाद जो दहशतगर्दों ने एक मज़मूम कोशिश की थी कि इस कौम को डराया जाए, इस कौम के जहन में डर और खौफ को जो है वो पेनिट्रेट कर दिया जाए, सरायत कर दिया जाए इनके जहनों के अंदर, और अपना जो एजेंडा है उसे लागू किया जाए। लेकिन इस वाक़े के बाद पूरी कौम उठ खड़ी हुई और इस फैसले से हमने ये सीखा कि अगर हम बतौर कौम उठ खड़े हों, एक साथ मिलकर किसी भी नासूर के ख़िलाफ़, चाहे वो दहशतगर्दी जैसा नासूर ही क्यों ना हो, तो हम उसे शिकस्त दे सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि 5 साल के अंदर पूरी कौम ने, हमारी पाक फ़ौज ने, हमारी सिक्योरिटी इदारों ने जॉइंट एफर्ट्स करके दहशतगर्दी को इस मुल्क से मुकम्मल तौर पर जो है वो हम कह सकते हैं कि ख़त्म कर दिया कि आज मुल्क में अमन जो है बहाल हो चुका है। मुल्क के अंदर सियाहत को फ़रोग़ मिल रहा है। पाकिस्तान को नंबर 1 टूरिज़म कंट्री करार दिया जा रहा है 2020 के हवाले से। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है, टेस्ट मैचेस खेल रही, इससे पहले T20 और वनडे खेलने के लिए आए थे। वर्ल्ड 11 ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ की टीमों ने पाकिस्तान का दौरा किया। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमने ये देखा कि जब भी हमारी कौम किसी वाक़े के ऊपर खड़ी हुई है, चाहे वो पुलवामा का वाक़या हो जिसको जवाज़ बनाकर भारत ने बालाकोट किया, और बालाकोट के बाद जिस तरह से पूरी कौम भारत की जहरीत के ख़िलाफ़ सीसा पलाई की एक दीवार बनकर खड़ी होगी, वो भी हमने देखा। और कश्मीर में जो इस वक्त किया जा रहा है वो भी आपके सामने है कि पूरी कौम कश्मीर के मामले के ऊपर मुत्तहिद है। लेकिन हमारी कोशिशें जो दहशतगर्दी के हवाले से दुनिया देख चुकी है, सराह भी चुकी है, वो कि उस तरह से नहीं सराहा गया। लेकिन दुनिया को इस बात को ख़ुद भी बावर करना होगा कि अगर ख़ित्ते में क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान ने, अवाम ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो इस ख़ित्ते में पायदार अमन और सुकून के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो कश्मीर का एक दरीना मसला है उसे भी हल किया होना चाहिए। कश्मीरी अवाम को भी हक़ खुर्दियत जो है वो मिलना चाहिए। और जब तक ये मसला हल नहीं होगा, ख़ित्ते के अंदर पायदार अमन जो है वो नहीं आ सकता। तो पूरी दुनिया को इस बात को जो है वो रियलाइज़ करना होगा। और आज के दिन हमें भी अहद करना होगा कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, जो हमने अज़म 16 दिसंबर 2014 को किया था और हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी, और पाकिस्तान को इस वक्त जिस किस्म के माशी मसाइल का सामना है या जिस किस्म के सियासी मसाइल का सामना है, अगर आज भी हम ये अज़म कर लें और मिलजुल कर इकट्ठे होकर खड़े हो जाएं इस तमाम मुसीबतों के सामने, तो हम पाकिस्तान को जो है इन तमाम मुश्किलात से निकाल सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।